कैसे हो बच्चों? सो वेलकम यू ऑल इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ दिस सीरीज ऑफ चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो सबको वेलकम है। तो अब तक बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने कर लिया। हम लोगों ने सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अब तक किया वो है नोमेनक्लेचर। ठीक है, नोमेनक्लेचर हमने किया एंड आई होप कि तुम लोगों को समझ में आया होगा। और अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में बताओ क्या चीज़ नहीं समझ में आया है, हम लोग जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। एंड देन अगर क्या बोलते हैं अदर जो एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना, अदर जो एग्जाम्पल्स हैं अगर तुमको उनको करने की चाह है तो वो तुम करो, ठीक है ना। लेकिन इतना बहुत है मेरे ख्याल से, और तुमको करने का कोशिश मतलब है तो ये नोमेनक्लेचर मेरे ख्याल से पार्ट जो है तुम एटलीस्ट अपना स्ट्रांग रखो, क्योंकि ये चीज़ फर्दर में भी तुम लोग को आने वाला है। ठीक है, तो आज जो हम लोग टॉपिक चालू मतलब शुरू करने वाले हैं वो कार्बन कंपाउंड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज पे है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज। सो वी गोना स्टार्ट विद द केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो, कुछ चीजों को तुमको ध्यान से समझना पड़ेगा। याद है स्टार्टिंग में जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज बोलते थे तो उसका मतलब क्या होता था कि केमिकल्स के साथ रिएक्शन करने के बाद वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, उसी को हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज उसका बोल रहे थे। ठीक है ना, तो उसके लिए हम लोग ऑक्सीडेशन करा रहे थे, रिडक्शन करा रहे थे, ऐसे ऐसी कुछ चीजें करा रहे थे। सेम चीज हम लोग यहाँ पे भी करने वाले हैं। जैसे कि हम लोग सबसे पहले यहाँ पे कंबशन करके देखेंगे। कंबशन को ही हम लोग ऑक्सीडेशन भी बोलते थे, याद है? कंबशन करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? कंबशन करेंगे, यानी कि हम लोग कार्बन कंपाउंड्स का कंबशन करेंगे। देखो, कंबशन में याद रखना कि अगर तुम कार्बन को जलाते हो या फिर इसको मतलब कंबशन कराते हो यानी ऑक्सीडेशन कराते हो, तो तुम्हें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो CO2 मिलेगा वहां से, और हीट मिलेगा। ठीक है, हीट एंड लाइट तुम्हें मिलेगा। ठीक है, ये चीज याद रखना। सेकेंड थिंग इज इसमें कि अगर तुम लेट से कोई एक कंपाउंड ले लो CH4, ये कार्बन था, कार्बन को तुम जलाओगे तो तुमको CO2 मिलेगा प्लस में हीट एंड लाइट मिलेगा। लेकिन देखो हाइड्रोकार्बन है, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है, तो किसी भी हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को अगर तुम ऑक्सीडेशन कराओगे या फिर कंबशन कराओगे, देन यू विल गेट CO2 एज वेल एज, देखो हाइड्रोजन भी है तो इस हाइड्रोजन की वजह से तुम्हें H2O भी मिलेगा। ठीक है, और हीट एंड लाइट का तुम्हें फॉर्मेशन होते हुए दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और ले लेते हैं। लेट से हमने लिया CH3CH2OH। ठीक है, ये हमने लिया, इसका हमने ऑक्सीडेशन कराया तो इसमें भी सेम चीज हो गया, सेम चीज। तो यहां से हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि if you will burn carbon in the presence of oxygen, or silently we can say that if we will combust carbon, then we will get CO2 and heat and light. If you will oxidize CH4, okay, if you will oxidize CH4 means if you combust CH4, then you will get CO2 plus H2O plus heat and light. So directly we can say that hydrocarbons when burned gives CO2 plus water plus heat and light. समझ में आ गया? यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम लोग जला रहे हैं तो CO2 मिल रहा है, H2 मिल रहा है और हीट एंड लाइट मिल रहा है। केवल कार्बन को जलाए तो क्या मिला हमको? CO2 मिला और हीट एंड लाइट मिला। अच्छा ठीक है, अब कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, देखो कोई भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता था? बताओ जल्दी बताओ। हाँ, जिसमें सिंगल बॉन्ड लगा हो, तो वैसे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को जब हम लोग जलाते हैं तो वो गिव्स क्लीन फ्लेम। कैसे देते हैं? क्लीन फ्लेम देते हैं। ठीक है, जैसे अगर तुम CNG को जलाओ, जैसे मीथेन हम बताते हैं, याद है मीथेन बताए थे? तो मीथेन क्या था? CNG में उपयोग होता था। मीथेन जो है तुम्हारा बायोगैस में कंपोनेंट था। ठीक है, बायोगैस का कंपोनेंट था, उसको जलाते थे, तो वो सबको जलाओगे तो क्लीन फ्लेम मिलेगा। समझ में आ रहा है? एकदम साफ सुथरा फ्लेम मिलेगा। बट ऑन द अदर साइड इफ यू विल बर्न अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अगर आप जलाइएगा तो आपको मिलेगा येलो फ्लेम मिलेगा। क्या मिलेगा? येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक। ठीक है, यहां पे जलाया तो क्लीन फ्लेम तुम्हें मिला, और यहां पे अगर तुम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को यानी कि जो डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वैसे जो कार्बन कंपाउंड्स अगर उनको जलाओगे तो वो तुम्हें येलो फ्लेम देंगे विद लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक।
याद रखना, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, वो क्या है सर, वाई डू, ये क्वेश्चन तुम लोग से पूछ रहे हैं कि वाई डू सब्सटेंस बर्न विथ और विदाउट अ फ्लेम। क्या क्वेश्चन बोल रहा है एक क्वेश्चन है जिसमें ये बोल रहा है कि व्हाई डू सब्सटेंस बर्न विथ और विदाउट अ फ्लेम। ठीक है, कोई भी सब्सटेंस जलता है या तो वो फ्लेम के साथ जलता है या फिर विदाउट फ्लेम जलता है, तो ऐसा क्यों है बताओ व्हाई। ठीक है, इसका आंसर देखो क्या है। जैसे मान लो कि अगर तुम कैंडल वगैरह जलाते हो, ठीक है, इफ यू विल बर्न कैंडल, ठीक है, या फिर मान लो कि लिक्विड पेट्रोलियम गैस को अगर तुम जलाते हो, एलपीजी को जलाते हो, ठीक है, जो घर में चूल्हा होता है, चूल्हा क्यों जलाते हो, तो चूल्हा में क्या होता है, एलपीजी होता है। अगर इन दोनों को तुम अगर बर्न करते हो तो दे बर्न विथ फ्लेम, वो फ्लेम से जलते हैं, फ्लेम उनमें आता है, देखते होगे। ठीक है, इट्स जस्ट बिकॉज फ्लेम, flame is produced, ठीक है, when gaseous substance burns, ठीक है, gaseous substance burns, ठीक है। तो जैसे कि तुमने कैंडल जलाया, तो कैंडल में क्या होता है ना कि वैक्स जो होता है ना वेपोराइज हो जाता है, और वेपोराइज होने के बाद वो जो क्या बोलता है, वो जो वेपर जो बनता है ना, वही तुम्हारा जलते रहता है, फ्लेम की मतलब फ्लेम की जैसा। जैसे एलपीजी है, एलपीजी क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, गैस है, गैस तुम्हारा बर्न होता है, और गैस जब भी बर्न होता है तो वो फ्लेम प्रोड्यूस करता है। बट तुमने देखा होगा कि जैसे वुड है, लकड़ी है, या फिर चारकोल है कोक वाला, ठीक है, इसको जब तुम इग्नाइट करते हो, ठीक है, जिसको तुम लोग अंगीठी भी बोलता होगा, अंगीठी, तो अंगीठी को तुम देखोगे जब जलाओगे तो वो क्या जस्ट ग्लो रेड, देखते हो गया, बिना फ्लेम का जलते रहता है। वो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज वोलाटाइल सब्सटेंसेस, ठीक है, प्रेजेंट वेपोराइजेस, जो भी वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं वो वेपोराइज हो जाते हैं एंड बर्न विथ द फ्लेम इन बिगिनिंग। जैसे वुड है, चारकोल है, तो उसका जो अंगीठी होता है ना, अंगीठी वाला स्टेज जो होता है, याद होगा पहले जो खाना बनता था इन्हीं अंगीठियों में ही बनता था, समझ में आया। तो क्या होता था कि उसको जब जलाते थे ना, तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत जलता था, उसके बाद देखते कि केवल बस रेड जल रहा है। तो जो स्टार्टिंग में जलता था ना, वो इसलिए जलता था क्योंकि जो वोलेटाइल सब्सटेंस होता है, वोलेटाइल क्या होता है कि जो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, तो वैसे सब्सटेंस को हम लोग वोलेटाइल होता है। तो वोलेटाइल जो सब्सटेंस उसके ऊपर जो प्रेजेंट होते थे ना, वो क्या करते थे, वेपोराइज कर जाते थे, और वेपोराइज करते थे तो वो वेपर जो बन रहा होता है स्टार्टिंग में वो जलता था, तो हमें फ्लेम दिखता था, लेकिन उसके बाद जब वेपोराइज मतलब जो वोलेटाइल सब्सटेंस वो खत्म हो जाता था, तो फिर वो फ्लेम नहीं जलता था, बस जस्ट दे ग्लो रेड। ठीक है, तुमने देखा होगा कि सर्दियों में जो गांव में होता है अंगीठी तापते हैं, देखा होगा ना तुमने, उसमें फ्लेम नहीं होता है, बस वो हीट जो है वो प्रोड्यूस करता रहता है, वो लाइट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, बट एलपीजी और कैंडल्स के केस में देखें तो हीट भी प्रोड्यूस करता है, ऊपर से लाइट भी प्रोड्यूस करता है बाय शोइंग अस फ्लेम। ठीक है, ओके, एक नया सा क्वेश्चन है, देखो इसका तुम लोग आंसर देना। एक नया क्वेश्चन है कि चलो इधर लिख लेते हैं, जो हम लोग कोल यूज करते हैं, कोयला, और जो पेट्रोलियम यूज करते हैं, पेट्रोलियम मतलब जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब पेट्रोलियम। ठीक है, तो इनका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ होगा, सोचो इनका फॉर्मेशन किस तरह से हुआ होगा। ठीक है, बताओ। अगर तुम डिटेल में इसको पढ़ोगे तो तुम जानोगे कि बेसिकली जो कोल एंड पेट्रोलियम है, दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम
biomass which has been subjected to various biological and geological process। ठीक है, देखो ये सब जितने भी कोल एंड पेट्रोलियम है वो बेसिकली बायोमास है। बायोमास मतलब जो जीवित चीजें थी, ठीक है, जो जीवित चीजें थी उन लोग से बना हुआ है। जब वो जीवित चीजों को वेरियस बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ा था, तब जाके इनका फॉर्मेशन हुआ था। किस तरह से हुआ था भाई, किस तरह से हुआ था? तो जनरली देखो, कोल जो होता है, कोयला को बोला जाता है, एक थ्योरी है इसमें बोला जाता है कि रिमेन्स ऑफ ट्रीज, फर्न्स एंड फर्न्स का एंड प्लांट्स का लिव्ड मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, वैसे ट्रीज, फर्न्स या फिर प्लांट्स जो कि मिलियन ईयर साल पहले होते होंगे, ठीक ना, वो क्या हुए होंगे, क्रश कर गए होंगे, क्रश्ड इनटू अर्थ में वो क्रश किए गए होंगे। ठीक है ना, क्योंकि मतलब मान लो कि कोई प्लांट था, वो मर गया तो क्या हो गया, वो क्या बोलते हैं, जमीन में धीरे धीरे टूट के बिखरते जाता होगा। ठीक है ना, तो क्या होगा, धीरे धीरे उसके ऊपर एक लेयर पे लेयर, मिट्टी का लेयर पे लेयर बढ़ते जाता होगा। तो क्या हो गया, क्रश्ड इन अर्थ। ठीक है, आइदर बाय अर्थक्वेक, हो सकता है अर्थक्वेक की वजह से, किसकी वजह से, अर्थक्वेक की वजह से, या फिर किसकी वजह से हो सकता है, और वोल्केनिक इरप्शन की वजह से, वोल्केनिक इरप्शन की वजह से भी क्रश किया हो सकता है, क्रश्ड हो गया होगा अर्थ के नीचे। ठीक है, अब क्रश किया होगा तो दे आर पास डाउन बाय लेयर्स ऑफ अर्थ रॉक। जो अर्थ के रॉक्स होंगे वो क्या करेंगे, उनको नीचे ढकेलने की कोशिश कर रहे होंगे। ठीक है, और वही जो क्या बोलते हैं, जो भी प्लांट्स वगैरह थे वही डिस्ट्रॉयड इनटू कोल। समझ गया, जो पुराने जो ट्रीज थे, फर्स्ट थे, प्लांट्स थे, हो सकता है वो अर्थक्वेक या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से जो है पृथ्वी के अंदर चले गए हो, और फिर क्या होता है, धीरे मतलब साल दर साल प्रेशर की वजह से, क्या बोलते हैं, टेम्परेचर सब की वजह से, वही सब जो जितने भी बायोमास थे ना, जैसे कि ट्रीज, फर्न, प्लांट्स, वही सब क्या हो गए, कोल में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, कोल का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ। अच्छा ठीक है, ऑयल एंड गैस किस तरह से बना होगा, ऑयल एंड गैसेस का फॉर्मेशन किस तरह से हुआ होगा? देखो, जो भी रिमेन्स ऑफ प्लांट्स थे, ठीक है, रिमेन्स ऑफ प्लांट्स जो कि मिलियन ईयर्स पुराने होंगे, ठीक ना, टाइनी प्लांट्स, ठीक है, जो छोटे छोटे प्लांट्स होंगे, एंड एनिमल्स लिव्ड इन सी, जो भी समुद्र के अंदर प्लांट और एनिमल रहते होंगे, ठीक है, प्लांट और एनिमल्स जो रहते होंगे उनका क्या हुआ होगा, वो मरे होंगे, और मरने के बाद वो डूब गए होंगे सी बेड तक। जो सी बेड होता है मतलब जो क्या होता है, समुद्र का जो तल होता है, वहां पे वो क्या होते गए होंगे, डिपॉजिट होते गए होंगे, और उनके ऊपर क्या होता होगा, लेयर बनते गया होगा, किस चीज का, स्लिट का, जो भी मिट्टी वगैरह है वो सब का क्या बोलते हैं, उसके ऊपर क्या बनते गया होगा, लेयर बनते गया होगा। ठीक है, यानी कि सैंक इनटू द बेड एंड कवर्ड विथ स्लिट। ठीक है, स्लिट से वो ढकते गए होंगे। वही जो है वो जब when they are attacked by bacteria, they are attacked by bacteria, ठीक है, and high pressure, ठीक है, बैक्टीरिया से जब क्या होगा तो क्या हो गया, वो सड़ गल गए होंगे, और फिर वो हाई प्रेशर, जब ऊपर से क्या हो रहा है कि लेयर पर लेयर जमते जा रहा है, तो स्लिट का लेयर क्या करेगा, उन पे प्रेशर बनाते जाएगा, समझ में आ रहा है? तो वही प्रेशर की वजह से हमें क्या मिलता है, ऑयल एंड गैस का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है, फॉर्मेशन रिजल्ट्स
रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ ऑयल एंड गैस, याद रखना, ठीक है। तो हम क्या बोले, किस तरह से बना होगा, देखो ध्यान से देखो, रिमेन्स ऑफ ट्रीज फर्न्स एंड प्लांट्स जो कि मिलियन ईयर पहले अति क्या बोलते हैं आए होंगे, मतलब होंगे, वो अर्थ पे क्या वोल्केनिक इरप्शन की वजह से अर्थ में क्या बोलते हैं क्रस्ट हो गए होंगे, अंदर चले गए होंगे, ठीक ना। और उनपे क्या होगा, लेयर पे लेयर क्या बोलते हैं बनते क्या होगा, अर्थ रॉक की वजह से उनपे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा होगा, अंदर में टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है पृथ्वी के अंदर, तो उनमें टेम्परेचर की वजह से क्या होगा कि ये कोल में ट्रांसफॉर्म हो गया होगा। और ऑयल एंड गैस के लिए बोला जाता है कि जो टाइनी प्लांट्स थे जो कि सी में पाए जाते थे, जो एनिमल्स होते थे जो सी में पाए जाते थे, जब वो मरे होंगे तो दे विल बी दे क्या 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 हो गया, वो डूब गए होंगे अंदर ही। मतलब अगर तैर रहे हैं तो तैर रहे तो ठीक है, लेयर के ऊपर तैर रहे होंगे, ठीक है, जो ग्राउंड लेयर उसके ऊपर तैर रहे होंगे, लेकिन मरे होंगे तो क्या होगा, ग्राउंड में जाकर डिपॉजिट हो गए होंगे। अब उनके ऊपर जो भी मिट्टी है, वो जो स्लिट है, जो बालू है, वो क्या होगा, उसके ऊपर में ढकता चला जाएगा, और ढकता चला जाएगा तो क्या होगा, जो वहां पे बैक्टीरिया होंगे पहली बात तो वो उस पर अटैक करेंगे, और ढकने की वजह से एक क्या बोलते हैं, जब ज्यादा मास ऑफ स्लिट वगैरह जब उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया होगा तो वो क्या करेगा, उसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, तो दे वर अटैक्ड बाय बैक्टीरिया एंड हाई प्रेशर, दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑयल एंड गैस। इसीलिए इन दोनों चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, फॉसिल फ्यूल्स। कैसे फ्यूल्स हैं, फॉसिल, फॉसिल मतलब जो डेड रिमेन्स हुआ है, मतलब जो मरे हुए चीज का है, मरा हुआ चीज का है, सड़ा गला चीज है, जो मिलियन ईयर्स पहले जो पाए जाते थे, तो वो जब मर गए होंगे तो उन्हीं से उनको जब हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर की वजह से गुजरना पड़ा होगा, जियोलॉजिकल बायोलॉजिकल प्रोसेस की वजह से बैक्टीरिया से जब अटैक हुए होंगे, तो फिर जो फ्यूल प्रोड्यूस हुआ होगा इन द फॉर्म ऑफ ऑयल एंड गैस या फिर कोल, तो उन्हें हम फॉसिल फ्यूल इसीलिए हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, फॉसिल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया सबको, किसी कोई दिक्कत कोई तकलीफ, पेट में दर्द तो बता दो, अगर तुम लोग बता नहीं सकते हो लेकिन ठीक है, तुम लोग पूछेगा तो हम तक पहुंच जाएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पहुंचते हैं, हम लोग कंबशन कर लिए, तो अब कंबशन के बाद क्या करेंगे, कंबशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिकली हम लोग जाने वाले हैं ऑक्सीडेशन पे। किस पे, ऑक्सीडेशन, जो ओरिजिनल ऑक्सीडेशन जो हम लोग बोलते हैं, ऑक्सीडेशन करेंगे अब इसका। देखो पहले हम याद होगा कि तुम लोग को हम लोग कंबशन को ही हम लोग बोल रहे थे ऑक्सीडेशन करा दे रहे, ऑक्सीडेशन करा दे रहे हैं। अब तुम लोग को ये समझना होगा कि ऑक्सीडेशन अब एक अलग तुम लोग का बन जाएगा, ठीक है ना। ऑक्सीडेशन जो हम लोग करा रहे थे वो अब एक अलग टर्म बन जाएगा। किस तरह से, देखो अब हम लोग जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन, ठीक है। हम लोग ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं, ऑक्सीडेशन कराने वाले हैं, ठीक है। तो चलो करके देखते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल में तुमको बताते हैं, एग्जाम्पल में बात यह है कि अगर तुम अल्कोहल्स को अगर तुम ऑक्सीडाइज करो, क्या करोगे, ऑक्सीडाइज, अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करेगा तो दे विल बी कन्वर्टेड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। किन में, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे अल्कोहल ले लो, CH3 CH2OH, ठीक है, CH3 CH2OH, ये क्या है तुम्हारा, इथेनॉल है। क्या है ये तुम्हारा, इथेनॉल। समझ में आ रहा हो, नोमेनक्लेचर तो कर लिया है। देखो दो तो कार्बन, इथेन हो गया, और चूंकि यहाँ OH लगा हुआ है तो ओल, इथेनॉल। अब देखो इसको अगर ऑक्सीडेशन कराओगे तो ऑक्सीडेशन के लिए कुछ हम लोग रिएजेंट लेते हैं। क्या लेते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन करने के लिए, रिएजेंट लेते हैं। हम लोग ले सकते हैं या तो अल्कालाइन, हम लोग ले सकते हैं अल्कालाइन KMnO4, जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं इसको, पोटेशियम परमैंगनेट, और इसको हीट कर दो। या फिर तुम क्या ले सकते हो, और एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लो, ठीक है, K2Cr2O7, ठीक है, प्लस में इसको हीट कर दो तो तुम्हें क्या होगा, CH3COOH मिल जाएगा। समझ में आया, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला दिख रहा है, इथ दिखा, इथेनोइक है, यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है तो इथेनोइक एसिड। समझ में आ गया। सो देखो इथेनॉल को अगर हम लोग ऑक्सीडाइज किए विद द हेल्प ऑफ सम कैटलिस्ट या फिर बोल दो कि सम रिएजेंट्स, तो क्या हो गया, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब यहां पे तुम्हें यह समझना होगा कि जिनकी वजह से जो ये करने में तुमको सपोर्ट किए उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं,
जो ये काम करने में तुमको मदद की उनको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं उनको? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। those compound which helps you to oxidize someone, like as for example if alkaline KMnO4 or acidified K2Cr2O7 oxidizes alcohols to carboxylic acid, then it will be considered as an oxidizing agent. These all both of them will be considered as oxidizing agent. समझ में? So oxidizing agent कौन हुए? जो ऑक्सीडाइज करने में मदद कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं substances capable of adding oxygen to others। देखो हुआ क्या है इसमें, बस एक ऑक्सीजन बढ़ गया। देखो ध्यान से देखो, 2 कार्बन था और क्या बोलते हैं एक ऑक्सीजन था और एक हाइड्रोजन था, तो 2 कार्बन था और क्या बोलते हैं यहाँ पे एक ऑक्सीजन, बस एक ऑक्सीजन देखो यहाँ पे बढ़ा हुआ है। तो ये बोल रहा है कि दो सब्सटेंसेस व्हिच आर कैपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स, एक ऑक्सीजन बस देखो बढ़ा दिया, ऑक्सीजन ऐड किया हुआ है, उसी को बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन। हम लोग समझ में आ रहा है? देखो इसके हम लोग किस किस चीज का मदद ले सकते हैं? या तो हम लोग अल्कालाइन पोटेशियम, याद रखना इसको, पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर लो, या फिर क्या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का यूज कर लो, इन दोनों में से किसी का भी यूज कर लो। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग रिएक्शन पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन। क्या चीज? एडिशन रिएक्शन। देखो इसके अंतर्गत क्या होता है, नाम से पता चल रहा है एडिशन, कुछ तो ऐड होने वाला है। एडिशन रिएक्शन हम लोग जनरली कब यूज करते हैं? जब हमें अनसैचुरेटेड किसी का अनसैचुरेटेड कौन कौन हो गया? वैसे कंपाउंड्स जिनमें डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे कि अल्कीन और अल्काइंस। तो जब अल्कीन अल्काइंस को यानी कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग को सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, जैसे कि क्या अल्कीन में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। और इस चीज को करने में जो मदद करता है वो है तुम्हारा, बेसिकली होता क्या है इसमें हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करा देते हैं। ठीक ना, जो भी तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है उसमें हम लोग हाइड्रोजन का एडिशन करा देते हैं। तो और हाइड्रोजन का एडिशन कराने के लिए जो हम लोग कैटलिस्ट यूज करते हैं, हम लोग एक यूज करते हैं, देखो कैटलिस्ट यूज करते हैं, पैलेडियम यूज करते हैं और निकल यूज करते हैं। ठीक है, पैलेडियम यूज करते हैं और निकल यूज करते हैं। हाँ, तो हम लोग पैलेडियम यूज करते हैं और निकल यूज करते हैं। ठीक है, पीडी देखो, पीडी पैलेडियम के लिए और निकल, तो ये दोनों कैटलिस्ट हैं जो कि ये क्या बोलते हैं एडिशन रिएक्शन को करने में मदद करते हैं। सो एडिशन रिएक्शन किसी का भी हो सकता है, या तो आप हाइड्रोजन मिला दो, हाइड्रोजन का एडिशन करा दो, या फिर क्लोरीन का एडिशन करा दो। तो अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन करा रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं एडिशन है तो उसको हम लोग हाइड्रोजिनेशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। अगर आप हाइड्रोजन का एडिशन कराते हैं तो इसको हम लोग हाइड्रोजिनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजिनेशन। अगर क्लोरीन मिलवा रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देते हैं क्लोरीनेशन। समझ में आ रहा है? ब्रोमीन मिलाएंगे तो ब्रोमीनेशन। समझ में आ रहा है? ठीक इसी प्रकार से। ठीक है, और ये जो हम लोग कैटलिस्ट यूज कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये जान लो कि कैटलिस्ट क्या है, किसको रहे हैं, व्हाट आर द कैटलिस्ट। देखो कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट आर दोज सब्सटेंसेस, दीज आर दोज सब्सटेंसेस दैट cause reaction to occur or proceed at different rate without the reaction itself being affected। देखो क्या लिखा हुआ है, कैटलिस्ट क्या हुआ, वैसे सब्सटेंस जो कि रिएक्शन के रेट को डिफरेंट रेट में होने में मदद करते हैं। ठीक है, या तो रिएक्शन को फास्ट कर देंगे या तो रिएक्शन को स्लो कर देंगे, तो उनको बोलते हैं हम लोग कैटलिस्ट। और कैटलिस्ट याद रखना, कैटलिस्ट खुद इन्वॉल्व नहीं होते रिएक्शन में,
उनका होना ना होना एक बराबर है, ठीक है, उनका कुछ भी इफेक्ट रिएक्शन में नहीं दिखेगा, बस लेकिन अगर वो प्रेजेंट है तो रेट ऑफ रिएक्शन वो बढ़ा घटा सकते हैं, ठीक है, उन्हीं को हम लोग कैटलिस्ट कह रहे हैं। तो ये लिखा हुआ सब्सटेंसेस दैट कॉज रिएक्शन टू अकर और प्रोसीड एट डिफरेंट रेट विदाउट द रिएक्शन इटसेल्फ बीइंग अफेक्टेड, खुद से बिना अफेक्ट हुए, इटसेल्फ, देखो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद से बिना अफेक्ट हुए रेट ऑफ रिएक्शन को वो क्या बोलते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, या तो बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं, उनको हम लोग कैटलिस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम क्या बोले, कोई भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, जैसे कि अल्कीन अल्काइन, जैसे अल्कीन एक लेते हैं, तो लेट से हम लोग क्या ले लिए, हम लोग ले लिए, ये क्या है जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, ये क्या है, इथीन है। अब इथीन को हम लोग क्या किए कि निकल कैटलिस्ट ले लिए, क्या ले लिए हम लोग, निकल कैटलिस्ट, इथीन नहीं है, मतलब आर लगा हुआ है और क्या बोलते हैं रिएजेंट लगा हुआ, अभी पता नहीं कि रिएजेंट क्या है। सो निकल कैटलिस्ट हम लोग ले लिए, निकल कैटलिस्ट ले लिए, हम लोग हाइड्रोजनेशन करा रहे हैं, तो क्या होगा बेसिकली, ये जो कार्बन है ना, तो कहीं पे भी दो जगह पे, कहीं पे भी दो जगह पे ये क्या होगा, वो हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। हाइड्रोजन के एडिशन से क्या हो जाएगा, अगर बैलेंस हम लोग करेंगे तो हमको ऑब्वियस है सबको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो दिख रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दिए। सो दिस इज कॉल्ड एज एडिशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो एक नया तरह का रिएक्शन जिसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्या बोलते हैं इसको, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एज द नेम सजेस्ट कि सब्स्टिट्यूट कुछ होने वाला है, ठीक है। वन टाइप देखो इसको सिंपल से ऐसे याद रखो कि वन टाइप ऑफ एटम और group of atom takes place of another, एक एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम, ठीक है, जैसे मान लो कि क्या होगा ना कि एक कंपाउंड होगा, उसमें से क्या होगा, ये बंद तो नहीं ना हो गया, नहीं चल रहा है बीच बीच में चेक करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर, यानी कि क्या होगा, कोई भी एक कंपाउंड होगा, ठीक है ना, तो उस कंपाउंड में क्या होगा, उस कंपाउंड में से कोई एक एटम निकलेगा और कहीं जो दूसरा हम जो जिससे हम लोग रिएक्शन कर रहे हैं वो आके इस पे आके बैठ जाएगा। एज फॉर एग्जांपल हम इसको देखते हैं, एज फॉर एग्जांपल इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट chlorine is added to hydrocarbon, ठीक है, and it replaces the hydrogen atom one by one, ठीक है। जब सनलाइट के प्रेजेंस में देखो क्या बोल रहे हैं, जब मीथेन में क्लोरीन का रिएक्शन कराएंगे, ठीक ना, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्या होगा ना कि सबसे पहले ये इसको इस तरह से कन्वर्ट कर देगा, CH3Cl प्लस यहां से HCl बाहर निकल जाएगा, समझा रहा है। फिर क्या होगा, CH2Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, CHCl3 में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर डायरेक्टली CCl, देखो इस तरह से होगा, एक पहले रिप्लेस किया, जैसे अगर इसका हम लोग डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, ये देखो कुछ इस तरह से होगा, 4 इसके पास है तुम्हारा हाइड्रोजन, पहला हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, ठीक है, HCl अथी हो गया, फिर क्या होगा, यही तुम्हारा CH2Cl2 बन जाएगा, फिर होगा यही तुम्हारा CHCl3 बन जाएगा, फिर यही तुम्हारा CCl4 भी बन जाएगा, समझा रहा है किस तरह से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हाँ। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर वन टाइप ऑफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम टेक्स द प्लेस ऑफ अनदर, इसी को बोलते हैं हम लोग बस सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी को कोई डाउट, पेट में दिक्कत, तकलीफ तो अभी बता दो, समझ में आया, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच चुके हैं इस चैप्टर के, ठीक है, इस चैप्टर के हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे पहुंच चुके हैं। देखो हमने बहुत सारे कंपाउंड्स देखे हैं, ठीक है ना, पर कॉमर्शियली ना दो तरह के कंपाउंड्स बहुत ज्यादा फेमस हैं, ठीक है ना।
दो तरह के कंपाउंड्स कमर्शियली बहुत ज्यादा फेमस है। अरे इसको कौन मिटा दिया यार, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। सो टू commercially important compounds, जो कार्बन कंपाउंड्स हैं, दो कमर्शियली इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स जो कि हमें जानना ही चाहिए, ठीक है। द फर्स्ट वन इज इथेनॉल, एंड द सेकेंड वन इज इथेनोइक एसिड। फटाफट इसका हमको जल्दी से तुम लोग क्या बोलते हैं स्केलेटल बना के लिखो। इथेनॉल का क्या बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखो, और इथेनोइक एसिड का जल्दी से मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख के दो। जल्दी 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 जल्दी, हम रुके हुए हैं, हम कोई एडिट नहीं करेंगे, जल्दी से बताओ हमको इथेनॉल कैसे बनेगा और इथेनोइक एसिड किस तरह से बनेगा, जल्दी बताओ फटाफट फटाफट फटाफट। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इथेनॉल किस तरह से बनता था, मिथ इथ यानी कि CH3 CH2, ठीक है, और फिर लास्ट में OH। इथेनोइक एसिड बनाना है तो CH3, ठीक है, CH3 हो गया, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि COOH, ये देखो इथेनोइक एसिड बन गया। तो इन दोनों के बारे में हम लोग को थोड़ा सा डीप स्टडी हम लोग कर रहे हैं, ठीक है ना, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा हम लोग को डीप स्टडी करना है। तो चलो फटाफट कर लेते हैं। स्टार्टिंग विथ इथेनॉल, हम लोग किससे स्टार्ट कर रहे हैं, इथेनॉल बाबा, ठीक है, इथेनॉल, ठीक है। इसके बारे में कुछ कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए, जैसे कि सबसे पहली बात, इट इज ऑलवेज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, रूम टेम्परेचर पे ये जनरली लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है, इनको हम लोग कॉमनली क्या नाम से जानते हैं, कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल्स। देखो मदिरा का जो इतिहास है सबसे पुराना है, मदिरा का इतिहास सबसे पुराना है। तुम लोग सुना होगा देवियां उस वक्त से है मदिरा का मतलब क्या बोलते हैं सेवन लोग करता है, और वही मदिरा है तुम्हारा देखो इथेनॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहल्स भी बोलते हैं, ठीक है। and is active ingredient of all alcoholic drinks, ठीक है। It is commonly called as alcohols and is active ingredient for all alcoholic drinks, ठीक है। जो भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है उसमें भी इसको बहुत अच्छे तरह से यूज किया जाता है। इट इज अ वेरी गुड सॉल्वेंट, ठीक है, इनमें कुछ भी चीज मिला और जल्दी से घुल जाएगा, वेरी गुड सॉल्वेंट है, ठीक ना। तो इसलिए इनका यूज आजकल मेडिसिन में भी होता है, किसमें, मेडिसिन में भी होता है। क्या क्या इनसे बनता है, हम लोग इनसे टिंचर आयोडीन बनाते हैं, हम लोग और क्या बनाते हैं, हम लोग इनसे कफ सिरप बनाते हैं। तुमने सुना होगा कि मम्मी बोलती होगी कि ज्यादा कफ सिरप मत पियो, या डॉक्टर बोलते हैं ज्यादा कफ सिरप मत पियो, ज्यादा नींद आएगा, वो इसी की वजह से, क्योंकि उसमें अल्कोहल होता है। और बहुत सारे ऐसे टॉनिक्स हैं जो कि जिनमें ये क्या बोलते हैं अल्कोहल का उपयोग होता है, ठीक है। बेसिकली जो घरों में जो बड़े होते हैं हमारे, वो जो कंज्यूम करते हैं वो डाइल्यूट अल्कोहल होता है, ठीक है, डाइल्यूट अल्कोहल इज कंज्यूम्ड, ठीक है, डाइल्यूट अल्कोहल कंजम्पशन होता है, जिसको हम लोग अल्कोहल बोलते हैं, जो घर में यूज होता है, मतलब जो भी हमारे बड़े जो भी कंज्यूम करते हैं वो डाइल्यूट अल्कोहल होता है, ठीक है। क्योंकि डाइल्यूट क्यों ये भी सवाल आएगा, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कैन बी lethal if consumed। देखो डाइल्यूट करके अल्कोहल को इसलिए पिया जाता है क्योंकि प्योर इथेनॉल अगर तुम थोड़ा सा भी पी लोगे ना, तुम्हारे शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, और इतना भी कि अगर ज्यादा प्योर हुआ तो डेथ भी हो सकता है, समझा। इसलिए डाइल्यूट अल्कोहल्स को जनरली यूज किया जाता है, प्रेफर किया जाता है। अब इनका कुछ रिएक्शंस देख लेते हैं हम लोग। लेट्स कंसीडर सम ऑफ द रिएक्शंस रिलेटेड टू
इथेनॉल, ठीक है। रिएक्शन नंबर 1 हम लोग सबसे पहले रिएक्शन कराएंगे। सबसे पहले हम रिएक्शन विथ सोडियम बाबा के साथ रिएक्शन कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो इनके साथ रिएक्शन करा के देखते हैं। जब हमने सोडियम लिया और इस सोडियम को हमने किसके साथ रिएक्शन कराया, CH3 CH2OH, यानी कि इथेनॉल के साथ जब हमने रिएक्शन कराया तो हमें जो प्रोडक्ट मिला वो मिला 2CH3 CH2, ठीक है, ONA, प्लस में हमें हाइड्रोजन गैस यहां से मिला। ये बनता है तुम्हारा सोडियम इथेनोएट, सॉरी इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड यहां से हमें मिलता है, इथॉक्साइड। बस डेटा है, लेते जाओ, डेटा है सब, ठीक है, रटना ही पड़ेगा। तो क्या बना, सोडियम, कुछ नहीं रटना उठना वैसे कुछ है नहीं, ठीक है ना। बेसिकली हुआ क्या है, देखो यहाँ पे था तुम्हारे क्या बोलते हैं, इथेनॉल था और यहाँ पे था सोडियम, ठीक है, सब लॉजिकल है, सब लॉजिकल है। बेसिकली क्या हुआ होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा, ये 2 मोल्स लिए थे ना, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला होगा और ऑक्सीजन जो है वो Na के साथ जुड़ गया होगा, बस यही हुआ है। समझा रहा है क्या हुआ होगा, बस और क्या, यही चीज हुआ है। और क्या होता है जनरली, रिएक्शन विथ, एक और ले लेते हैं, लेट से रिएक्शन विथ एक मिनट, रिएक्शन टू गिव अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जिनको नहीं पता है, HC मतलब हाइड्रोकार्बन होते हैं, ठीक है। मतलब हम लिख रहे हैं, तुम लोग मत लिख देना एग्जाम में कि HC लिख के आ रहे हैं, H.C, मार्क्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए प्रॉपर लिखना है हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो हम लोग इथेनॉल लिए, CH3 CH2OH हम लोग लिए, इथेनॉल लिए। हम लोगों ने कंसंट्रेटेड, किससे, कंसंट्रेटेड प्लस में हॉट H2SO4 से हमने रिएक्शन कराया एट 443 केल्विन। टेम्परेचर कितना है, 443 केल्विन। तो हमें क्या होगा, ऐसा करने पे यहां से हमें अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिलेगा। अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड के लिए हमको क्या होगा, यहां से बेसिकली क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, यहां से बस बेसिकली पानी निकल जा रहा है, दिख रहा है, पानी निकल जा रहा है। तो क्या करता है बेसिकली, क्या बोलते हैं, अगर कंसंट्रेटेड हॉट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेसिकली पानी निकाल देगा, और पानी निकालने को ही हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन बोलते हैं उस प्रोसेस को, डिहाइड्रेशन ऑफ, क्या हुआ है, इथेनॉल, ये इथेनॉल था ना, ऑफ इथेनॉल टू इथीन, ऑफ इथेनॉल टू इथीन। डिहाइड्रेशन मतलब क्या होता है, डिहाइड्रेशन मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर। क्या होता है, रिमूवल ऑफ वाटर, पानी जब हम लोग रिमूव कर देते हैं। तो देखो इथेनॉल था, इसमें से वाटर रिमूव हो गया तो वही क्या बन गया, इथीन बन गया। तो ये चीज अब तक हम लोगों ने जाना, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग जो ये अल्कोहल है, थोड़ा सा हम लोग अच्छी बातें भी कर लेते हैं, क्योंकि तुम लोग बच्चे हो तो थोड़ा सा तुम लोग को ये सब चीज जानना चाहिए। अब हम लोग अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे, मतलब मदिरा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहली बात, मदिरा सेवन करना चाहिए कि नहीं, मदिरा सेवन करना चाहिए कि नहीं, बताओ, सेवन करना चाहिए? ऑब्वियस है नहीं सेवन करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, हाँ थोड़ा कुछ देखते हैं। हम लोग को इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि इसके फायदे से ज्यादा नुकसान है। क्या नुकसान है, सबसे पहला, व्हेन कंज्यूम्ड, जब कंज्यूम कर लेते हैं, व्हेन कंज्यूम, तो दिस रिजल्ट इन, जब कंज्यूम करते हैं तो हमें क्या क्या साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। सबसे पहला बात, पहली बात ये स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस है, ठीक है। मेटाबॉलिक मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत पियोगे तुरंत चढ़ जाएगी तुम्हें, ऐसा नहीं है, दिस इज स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। पीने से क्या होगा, पहली बात लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, सही से तुम चलोगे नहीं, ठीक है, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। मेंटल कंफ्यूजन होगा तुम्हें, पागल की तरह बिहेव करते रहोगे, ठीक है। ड्रॉजीनेस,
ड्रॉजीनेस, तुम्हें अनईजी फील होगा, ठीक है, ड्रॉजीनेस हो गया। सेंस ऑफ जजमेंट, सेंस ऑफ जजमेंट वो तुम खो दोगे, ठीक है ना। तुमने सुना होगा कि क्या बोलते हैं, मदरे के मतलब ऐसे अल्कोहल के नशे में पहले क्या होता था कि जमीन के जमीन लोग दे देता था, तो दैट इज सेंस ऑफ जजमेंट, तो वो लैक करने लगता है। सेंस ऑफ टाइमिंग, सेंस ऑफ टाइमिंग ये खराब हो जाती है। और क्या, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, और भी बहुत सारे हैं, वो तुम लोगों को पता ही होगा, ठीक है। अब देखो, हम लोग जानते हैं अल्कोहल्स में हम लोग क्या जानते हैं, इथेनॉल जानते हैं, लेकिन इथेनॉल के बाद एक और आता है हमारा मिथेनॉल। कौन आता है, मिथेनॉल। मिथेनॉल जो है इतना ज्यादा खतरनाक है कि इफ कंज्यूम्ड इन स्मॉल अमाउंट, if it is being consumed in small quantity, small amount, ठीक है ना, it leads to death। इतना ज्यादा ये खतरनाक है मिथेनॉल कि अगर छोटा क्वांटिटी में अगर कंज्यूम किया जाए तो ये इससे डेथ होने का चांसेस है, ठीक है। क्योंकि ये जो मिथेनॉल है, ये लीवर में जाने के बाद मिथेनॉल बना देता है, अल्डिहाइड, देखो मिथेनॉल बना देता है, समझ में आ रहा है। मिथेनॉल जो है लीवर में जाने के बाद क्या बनाया, मिथेनॉल बना दिया, और ये मिथेनॉल जो है वो क्या करता है, कोआगुलेट बनाता है, कोआगुलेट्स प्रोटोप्लाज्म, ये कोआगुलेट करता है, जमाता है, ठीक है। इस जमाने मतलब इसके जमाने से, प्रोटोप्लाज्म को जमाने से क्या होता है कि हमारा ऑप्टिक नर्व को अफेक्ट करता है, अफेक्ट्स ऑप्टिक नर्व, ठीक है। और क्या करता है, कॉज ब्लाइंडनेस या फिर डेथ, ये सब कर सकता है। समझ में आया, सबको समझ में आया। और देखो थोड़ा सा इथेनॉल के बारे में भी जान लेते हैं, अब इतना कर ही लिया तो इथेनॉल, देखो इथेनॉल के बारे में थोड़ा सा और बात। इथेनॉल को जनरली क्या किया जाता था, जो इथेनॉल है ना लैब्स में पहले रखा जाता था, ठीक है ना। तो इथेनॉल को रखा जाता था तो वो लोग क्या करता था कि डाइल्यूट करके लोग क्या करता था कि कंज्यूम कर लेता था इथेनॉल को, क्योंकि है तो अल्कोहल, उसको डाइल्यूट करके स्टूडेंट लोग भी कंज्यूम करने लगा था, तो इससे डिपार्टमेंट परेशान हो गया। तो इथेनॉल को जनरली अब क्या किया जाता है कि डाई उसमें ऐड कर दिया जाता है, डाइज आर एडेड टू कलर, उसको कलर करने के लिए उनमें डाई मिला दिया जाता है, ठीक है, डाई मिला दिया जाता है, कलर अल्कोहल टू ब्लू इन कलर, ठीक है, ब्लू इन कलर। और इसी को बोलते हैं डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको, डीनेचर्ड अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। टू प्रोहिबिट कंजम्पशन। देखो क्या किया जाता था कि इथेनॉल जो है ना, है तो एक्चुअली में वो अल्कोहल ही, तो अल्कोहल को लोग क्या करता था कि लैब्स वगैरह से क्या बोलता बच्चे लोग कंज्यूम कर लेता था, तो उससे बचने के लिए क्या किया जाता था कि डाइज को ऐड किया जाता, डाई मतलब रंग को मतलब डाई आता है उसको ऐड कर दिया जाता था, ताकि वो जो अल्कोहल है वो ब्लू कलर का दिखने लगे, ठीक है ना। तो ब्लू कलर, उसी को बोलते थे डीनेचर्ड अल्कोहल। क्या उसको बोलते थे, डीनेचर्ड अल्कोहल। तो ब्लू हो जाता था तो आदमी छुपा के रखता था, सबको लगता था कि अब अल्कोहल तो होता है साफ, क्लियर, ठीक है। अब ब्लू कर दिया गया तो अब डाई के चलते लोग पीता नहीं था, समझ में आया, डाई के लोग पीता नहीं था, तो उससे क्या हो गया, कंजम्पशन प्रोहिबिट हो गया। इससे क्या हो गया कि बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं फिर राहत मिली इस मदिरा सेवन से मदिरा सेवन से काफी ज्यादा राहत मिली, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा बहुत और पढ़ेंगे इथेनोइक एसिड्स के बारे में, ठीक है। थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। देखो उससे जाने से पहले थोड़ा सा अल्कोहल के बारे में और एक और चीज जान लो कि
एल्कोहल्स को ना, एल्कोहल्स को एज अ फ्यूल भी यूज किया जा रहा है आजकल, ठीक है, एज अ फ्यूल भी यूज किया जा रहा है, क्योंकि क्या बोलते हैं, कंबशन इसका बहुत अच्छे से होता है। क्या किया जाता है कि जो शुगर केन होता है ना, शुगर केन जो होता है, शुगर केन जो होता है मतलब शुगर केन का जो जूस होता है, उससे क्या किया जाता है कि मोलासेस को तैयार किया जाता है। किनको? मोलासेस को, मोलासेस को, मोलासेस जिनसे गुड़ बनता है ना, जिनसे गुड़ बनता है वही मोलासेस को तैयार किया जाता है। और फिर उनको क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, फर्मेंटेशन से गुजारा जाता है, ठीक है। फर्मेंटेशन हो गया मतलब सड़ाया जाता है, और सड़ा हो गया तो वही तुम्हारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? अल्कोहल में। और ये जो अल्कोहल है, ठीक है, यही तुम्हारा है इथेनॉल। ये क्या है तुम्हारा? इथेनॉल, ठीक है। अब इसको तुम क्या कर सकते हो, इसको तुम एडिटिव, एज अ एडिटिव यूज कर सकते हो, एडिटिव इन पेट्रोल, पेट्रोल में इनका यूज कर सकते हो, ठीक है, पेट्रोल। सिंस इट इज अ cleaner fuel, since it is a cleaner fuel which gives CO2 plus water when burned, ठीक है। तो अल्कोहल को जनरली क्या किया जाता है, आजकल फ्यूल्स की तरफ यूज किया जाता है। शुगर से जो मोलासेस बनाया जाता है, जिनसे गुड़ बनता है, उसको फर्मेंटेशन किया जाता है, मतलब सड़ाया जाता है, और फिर उससे अल्कोहल बनाया जाता है। ये जो अल्कोहल बनता है वही तुम्हारा इथेनॉल है। इसको हम लोग पेट्रोल में भी डालते हैं, पेट्रोल में भी इसको एडिटिव की तरह यूज करते हैं, ताकि क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये इथेनॉल जो है वो एक क्लीन फ्यूल है, ठीक ना, जिसको जलाने पे CO2 और वाटर मिलता है, और जो हमारा पेट्रोल है वो और ज्यादा एफिशिएंट बनता है। तो ये था। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो यहां तक हो गया अपना बच्चों इथेनॉल। तो हो गया सर, लेकिन नहीं यार, देखो यहाँ हम लोगों ने इथेनॉल पढ़ा, अभी इथेनोइक एसिड बाकी है, ठीक है। तो अब जो हम लोग कवर करेंगे वो क्या होगा, इथेनोइक एसिड के बारे में। तो चलो इस पे बढ़ते हैं। बेसिकली हम लोग जानेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में। देखो फिर भींगा हुआ है, फिर भींगा हुआ, भींगा हुआ मत रहो, भींगा हुआ मत रहो, चलो साफ हो जाओ, लिखना है, लिखना है। चलो ठीक है। तो अब हम लोग करेंगे इथेनोइक एसिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इथेनोइक एसिड क्या है भाई? बेसिकली इसको हम लोग बोलते हैं, इट इज कॉमनली कॉल्ड क्या? एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसिटिक एसिड। नाम याद रखना, एसिटिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? बिलोंग्स टू कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये तो सबको पता है, ये तो तुम लोग को भी पता होगा इथेनोइक एसिड क्यों उसका नाम है, और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप से क्या मतलब बिलोंग करता है। अच्छा, इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बात देखो, 5 से अगर 8% इसको जो है एसिटिक एसिड अगर पानी में मिला दो, ठीक है, तो जो तुम्हें सॉल्यूशन मिलेगा उसी को तुम लोग कहते हो विनेगर। बताओ विनेगर को कहां का तुम देखा हो यूज होता है? सबसे पहला देखा होगा प्रिजर्वेटिव्स में, प्रिजर्वेटिव्स ऑफ पिकल, अचार के प्रिजर्वेटिव्स में यूज किए होंगे। या फिर विनेगर एक जगह और यूज होता है, याद करो, याद है बफर सिस्टम में जाते हो खाना खाने जो शादियों में, तो वहां पे चाउमीन भूंजता है हम लोग, तो फास्टर कुकिंग के लिए भी इसको यूज करते हैं। विनेगर डाल दिया जाता है तो फास्ट थोड़ा कुक होता है, थोड़ा जल्दी कुक हो जाता है, ठीक है ना। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो लमसम 290 केल्विन के आसपास होता है। कितना? 290 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट। इट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर। ठंड के दिनों में ये अक्सर जम जाता है, या कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, ठंड के समय में ये जम जाता है, इसलिए इसका एक और नाम है। क्या नाम है? ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या नाम है इसका?
ग्लेशियल एसिटिक एसिड। समझ में आया? इसके कुछ रिएक्शंस देखते हैं अपन। आइए रिएक्शंस देखते हैं। व्हाट आर द रिएक्शंस? जैसे कि हम लोग इथेनॉल का रिएक्शन देखें, हम लोग इसका भी रिएक्शन देखेंगे। इसका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है वो है स्टेरिफिकेशन। स्टेरिफिकेशन, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन, रिएक्शन, ठीक है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। सर ये स्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है सर? बोले बिल्कुल बताएंगे। चलो आओ इधर ध्यान से दो, ध्यान से देखो। आपने क्या करना है, सबसे पहले हड़बड़ाना नहीं है और टेंशन तो बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है सबसे पहले, ओ जी देखो जी, सबसे पहले आपने CH3COOH लेना है, ठीक है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इथेनोइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड है, ठीक से देखो। इथेनोइक एसिड अपन ने ले लिया। ओ जी आपने फिर लेना है CH3CH2OH, जिसको हम बोल रहे हैं इथेनॉल। क्या बोल रहे हैं इसको? इथेनॉल। तो आपने इथेनोइक एसिड लिया, आपने इथेनॉल लिया और आपने इनको क्या करना है, मिला देना है in the presence of acid. The product you will be getting is CH3O, C double bond O, CH2, CH3 plus you gonna get H2O. इसी कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं बाबा ईस्टर। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग ईस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ईस्टर। So when you will be combining ethanoic acid or you will be reacting ethanoic acid with ethanol in the presence of acid, you're gonna get ester, and you must know that it is a reversible reaction. Reversible reaction. How? देखो सबसे पहले तो ये जानो कि ये ईस्टर होता क्या है, ठीक है। ईस्टर्स एक्चुअली है क्या? ये जो ईस्टर हम लोग बना रहे हैं, ईस्टर क्या है? ये क्या है? एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। क्या है? स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, ठीक है, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, पहला बात। दूसरा बात, अगर स्वीट स्मेल कर रहे हैं तो इनको परफ्यूम बनाने में भी उपयोग कर सकते हैं। तो मेकिंग परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम, परफ्यूम, अरे यार क्या लिख रहे हैं सॉरी सॉरी, परफ्यूम, ठीक है, परफ्यूम बनाने में उपयोग कर सकते हैं। और क्या, इनको फ्लेवरिंग एजेंट में भी यूज करते हैं हम लोग, फ्लेवर देने में भी, फ्लेवरिंग एजेंट्स में भी इनको उपयोग करते हैं। फ्लेवर किसी चीज को देना है, किसी खाने को फ्लेवर देना है तो उसमें भी उपयोग करते हैं। अच्छा, स्टर्स की एक खास बात ये है, ये जो स्टर्स बने अगर ट्रीट कर दे इनको, ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड, किससे? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हम वापस रिएक्शन कर दें, ठीक ना, तो क्या होगा देखना, ध्यान से देखना। CH3COO C2H5, यही ना ईस्टर, ठीक है, यही ईस्टर है तुम्हारा। ये ईस्टर को हम क्या बोल रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड से होके गुजारो, मैंने रिएक्शन कराओ, ठीक है। तो तुम देखोगे कि तुम्हें अपने से C2H5OH यानी कि एक अल्कोहल मिलेगा, ठीक है, और एक क्या मिलेगा? सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, CH3COONA, ठीक है, एक सोडियम सॉल्ट मिलेगा, सोडियम सॉल्ट मिलेगा। इस सोडियम सॉल्ट को ही हम लोग बोलते हैं सोडियम इथेनोएट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम इथेनोएट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम इथेनोएट, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम इथेनोएट बोलते हैं या फिर सोडियम एसीटेट बोलते हैं। और या इसी को ही हम लोग सोप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सोप। सोप कोई केमिकल टर्म नहीं है, सोप घर में जो हम यूज करते हैं, साबुन, यही होता है CH3CONA, सोडियम सॉल्ट होता है एक तरह का, ठीक है। तो तुम देख रहे होगे हमने एक अल्कोहल को और एसिड को मिलाया था तो फिर हमें ईस्टर मिला था। ईस्टर को हम लोग NaOH के साथ वापस रिएक्शन किए तो हमें वापस से एक अल्कोहल मिल गया, ठीक है, और एक वापस से एक सोडियम सॉल्ट मिल गया, ठीक है। तो एक तरह का रिवर्सिबल रिएक्शन है, एक तरह से मान के चलिए, समझ में आया। और इसी रिएक्शन को हम लोग जानते हो क्या बोलते हैं? इसे हम लोग को सोप बना रहे हैं, सोप बना रहे हैं ना, तो सोप बनाते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, देखो यहीं पे लिख दे रहे हैं, इसको बोलते हैं सपोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? सपोनिफिकेशन, ठीक है।
यूज्ड इन सोप मेकिंग, सोप बनाने में इसका मदद करता है। सोप मतलब साबुन, ये तो पता ही होगा। समझ में आया? और तेनू समझ में आया मेरी गर्ल, तेनू समझ में आ रही है? अब देखो इथेनॉल हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया, आपने को इतना पता चल गया। अब क्या करना है अपने को, उस इथेनोइक एसिड को, इस इथेनोइक एसिड को हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। किसके साथ? तो पहला एस्टेरिफिकेशन हुआ ना, अब दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं, रिएक्शन विथ बेस। किसके साथ? बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। तो चलो भाई बेस के साथ रिएक्शन करा ही देते हैं। तो अपन ने लिया एक इथेनोइक एसिड CH3COOH, ठीक है, ये क्या है, अपन ने लिया इथेनोइक एसिड जी, और इस इथेनोइक एसिड को हमने मिला दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से जी, एक बेस से मिला है। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमें CH3COONA मिल रहा है जी, जिसको हम लोग अभी तुरंत बोल रहे थे सोडियम इथेनॉइड, ठीक है, या फिर सोडियम एसीटेट बोल रहे थे जी, ठीक है, प्लस में हमें H2 मिल गया, ठीक है। ये एक तरह का बेस का रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं कि बेस के साथ हमने रिएक्ट करा दिया, ठीक है। एक और हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं जी, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, ठीक है, रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट, इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है, याद रहेगा। तो हम लोग अब कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करा के देते हैं। तो ले लेते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग ले लिए CH3COOH लिए, यानी कि इथेनोइक एसिड ले लिए। हम लोगों ने क्या किया, इथेनोइक एसिड लिया। इस इथेनोइक एसिड को हमने सोडियम कार्बोनेट के साथ Na2CO3 के साथ रिएक्शन करा दिया। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया सोडियम एसीटेट CH3COONA, इसको बोलते हैं सोडियम एसीटेट, क्या बोलते हैं, CH3CONA, जो कि हमें पहले मिल रहा था। प्लस में हमें पानी मिलेगा जी, और हमें CO2 मिलेगा। तो पानी को हमने पी जाना, CO2 को छोड़ देना है, ठीक है। हमने कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा लिया, और जी हमें अब इसके साथ रिएक्शन करा लिया, तो एक बार हम लोग किसके साथ रिएक्शन करा के देखेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन करा के देख लेंगे जी, उसके साथ भी बल्ले बल्ले पांगा पा लेंगे, ठीक है। तो अपन उसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, ये देखो सोडियम बाइकार्बोनेट जी, इसी को हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं। आप इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो ये बल्ले बल्ले करते हैं आपको CH3COA दे देगा जी, जिसे हम लोग सोडियम एसीटेट ही बोल रहे हैं बार बार। तो आप घूम के देख रहे हो, वापस से वहीं पर ही आ जा रहे हैं, बस हमारा बाय प्रोडक्ट बस चेंज हो रहा है। समझ में आ रहा है? ये देखो जी, आपको CO2 मिल गया, H2 मिल गया, तो आपने H2 को पी जाना है और CO2 को बाहर निकाल देना है, ठीक है। सो फाइनली हम लोगों ने इथेनोइक एसिड्स कंप्लीट कर लिया, जिसमें इथेनोइक एसिड्स के बारे में बात किया कि इथेनोइक एसिड क्या है, एसिटिक एसिड है, और ये इथेनोइक एसिड है मतलब एक तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ, मतलब उसके ग्रुप का है। 5 से 8% अगर एसिटिक एसिड का हम लोग वाटर में मिला देंगे तो एक विनेगर बन जाएगा, उसको हम लोग प्रिजर्वेटिव्स में यूज करते हैं। और दूसरा काम आता है चाउमीन भूंजने में, ठीक है। और क्या, ये बेसिकली क्या होता है कि विनेगर जो होता है जनरली क्या होता है, फ्रीज कर जाते हैं ठंड के दिनों में, तो उनको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी बोलते हैं। पहला हम लोग उसका रिएक्शन देखें, जिसको हम लोग बोले एस्टेरिफिकेशन। जब हम लोग इथेनोइक एसिड को एक इथेनॉल के साथ रिएक्शन कराएं एसिड के प्रेजेंस में, तो हमें ईस्टर मिल गया। ये ईस्टर क्या होता है भाई, ईस्टर एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है, जिसको हम लोग परफ्यूम बनाने में और फ्लेवर्स को बनाने में फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज करते हैं। और जब इसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं, ठीक है ना, इस ईस्टर को अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करते हैं तो ये रिवर्स रिएक्शन हो जाता है। तो वापस से हमको एक अल्कोहल मिल जाएगा, एक सोडियम सॉल्ट मिल जाएगा, जिसको हम लोग सोडियम इथेनॉइड या सोडियम एसीटेट बोल रहे हैं, ठीक है, CH3COA। इसी को हम लोग सोप बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को हम लोग सपोनिफिकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सपोनिफिकेशन। व्हाई, बिकॉज दिस प्रोसेस इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सोप, ठीक है। फिर हमने बेस के साथ रिएक्शन कराया, वही चीज सेम टू सेम, ठीक है। फिर हमने कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन कराया, तो हमने देखा कि भाई सोडियम एसीटेट मिल रहा है और पानी मिल रहा है और CO2 मिल रहा है, जिसमें पानी को हमको पी जाना और CO2 को उड़ा देना है। इतना तो हमें समझ में आ गया, ठीक है। तो
इतने के लिए यहीं तक पॉज करते हैं। अगले लेक्चर में हम लोग डिटर्जेंट एंड सोप्स को कवर कर लेंगे, ठीक है। वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, वो हो जाएगा, ठीक है। तो पढ़ते रहो और डाउट्स पूछते रहो, ठीक है ना। जो भी है तुम कमेंट बॉक्स में पूछते रहो और थोड़ा शिद्दत से पढ़ना चालू करो, ठीक है। शिद्दत से पढ़ो, अपने पे बिलीव रखो, नहीं हो रहा है होगा। और हाँ, फालतू चीजों पे ज्यादा ध्यान मत दो, अदर बुक्स पे ज्यादा तुम लोग ध्यान दे रहे हो, उन सब चीजों को प्रोवाइड करो। जितना ज्यादा हो सके गलत कामों को करना बंद कर दो, ठीक है ना। जैसे कि देखो, मेहनत करना ठीक बात है, ठीक है ना, लेकिन गलत जगह पे मेहनत करना ये गलत बात है, ठीक है ना। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो सही डायरेक्शन तुम्हारा होना चाहिए, तभी तो वो तुम्हारा फ्रूटफुल होगा, है ना। वो स्टोरी पढ़े हो ना तुम लोग कि कुआं खोद रहा था एक व्यक्ति, लेकिन सही जगह पे नहीं खोद रहा था। एक आदमी गया और एक ही जगह पे कंटिन्यूअसली, मतलब सही जगह पे खोदा वो, ठीक है ना, सही जगह पे खोदा तो उसको पानी मिल गया, ठीक है। ये स्टोरी पढ़े होगे तुम लोग, सुने होगे। तो बेसिकली मतलब ये कंक्लूड मैं कहना चाह रहा हूँ कि तुम अगर मेहनत कर रहे हो तो सही डायरेक्शन में करो, ठीक है। ये सही डायरेक्शन वाला जो है ना टॉपिक, दुनिया में क्या चीज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं करना है, हमेशा दिमाग में रखना। ये दुनिया में क्या चीज करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या चीज नहीं करना है। ये सेम चीज तुम्हें अप्लाई करोगे, जानते हो कब ये चीज तुम्हें समझ में आएगा? 11th-12th के बाद ये चीज समझ में आएगा। कैसे? जब तुम किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के, क्योंकि आगे चल के जेईई और नीट के लिए तुम लोग जाओगे, तो उस समय तुम्हें पता चलेगा, ये सब चीज तुम्हें पता चलेगा। क्या पता चलेगा? कि क्वेश्चंस को करने से ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट जानते हो क्या है? ये सीखना कि किन क्वेश्चंस को हमको नहीं करना है, किन क्वेश्चन को हमको छोड़ना है। इट इज अ टैलेंट, ठीक ना। उसी तरह से लाइफ में भी किन चीजों को पकड़ने से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि किन चीजों को तुम्हें छोड़ना है। दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अगर तुम्हें फ्रूटफुल, तुम्हें कोई एक मतलब क्या बोलते हैं, एक फोकस तुम्हें बनना पड़ेगा, ठीक ना। एक सही डायरेक्शन में तुम्हें फोकस लाना पड़ेगा, तब जाकर तुम कुछ फ्रूटफुल मतलब ऐसे रिजल्ट पाओगे, ठीक है ना। सो पढ़ते रहो, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।